Today we'll be starting with industrial relations and labor laws. So let's begin. सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन तब बनती है जब कुछ लोग एक साथ आते हैं एक टास्क अचीव करने के लिए थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एक्शन। वही चीज लिखी हुई है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एक्शन। नाउ किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है? हमारे पास एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है और उनके बीच का रिलेशंस चलते हैं। वैसे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, बट इन जनरल टर्म्स मैंने ये बताया है। सो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटलिस्ट होता है, यहाँ पे ओनर को कैपिटलिस्ट बोला गया है क्योंकि ओनर जो है उस इंडस्ट्री का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या चाहता है कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और वहीं पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, हमें वेजेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर इस ओनर ने वर्कर्स को वेजेस ज़्यादा दिए तो उनका प्रॉफिट कम होगा। बट यहाँ पे कैपिटलिस्ट या फिर जो ओनर है वो क्या चाहता है, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए वो क्या करेगा, अपने जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी, उनके जो वेजेस हैं उसको कम करेगा। अगर उनके वेजेस कम होंगे तो जो वर्कर्स हैं वो हैप्पी नहीं फील करेंगे काम करने में, और जिसकी वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ते हैं। नाउ अदर रीजंस क्या हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के? मतलब अगर एम्प्लॉयर चाह रहा है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएगा। मतलब पहले अगर वो 9 घंटे काम करते थे, उसके लिए उनको एक वेज मिलता था। तो जब वहाँ पे एम्प्लॉयी है, उन्होंने डिमांड करा कि हमें हायर वेज चाहिए, तो ठीक है वो हायर वेज प्रोवाइड करें, लेकिन जितना जो रेशियो है उससे ज़्यादा वो काम कराने लगे। और भी ज़्यादा काम कर 12-12 घंटे काम करा रहे हैं। सो ये भी कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न हो सकता है। बस एम्प्लॉयर जो है वो चाहता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स के लिए। अदर रीजंस कुड बी दिस पुअर कंडीशन ऑफ वर्क। मतलब उसने सोचा एम्प्लॉयर ने कि सैनिटेशन में खर्चा हो रहा है, या फिर अगर मैं फैन लगाऊंगा, कूलर लगाऊंगा, उसमें खर्चा हो रहा है, तो उस या फिर मतलब उन सब बिजली का बिल जाएगा, तो उस चीज़ों को कम करने के लिए, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए ये भी कर सकता है। एंड पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं होगा तो मतलब तो फिर ग्रीवांसेस आएंगे। मतलब पार्टिसिपेशन इज मस्ट ताकि उनके ग्रीवांसेस एड्रेस हो सकें। सो ये और बहुत सारे रीजंस हैं, पुअर सैनिटेशन, पुअर ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, वहाँ पे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, कॉर्डियल रिलेशंस। जो भी टास्क अचीव करना है वो कोऑर्डिनेटेड वे में करना है। बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉय देयर शुड बी अ स्मूथ रिलेशंस, और उनके जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके सारे ग्रीवांसेस एड्रेस होने चाहिए। मीन्स वो हैप्पीली वहाँ पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्टिविटी है वो राइज करेगी, और जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नाउ इसी वजह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर रहे थे, हमें स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट प्रमोट betterment of both workers as well as owner as well as the country as well as the government. नेक्स्ट इज दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन का शॉर्ट में डेफिनेशन बताया गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो भी स्कॉलर्स हैं या फिर जो भी थिंकर्स हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दिया है। बट ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है? ऑल द रिलेशंस एज वेल एज द इंटरेक्शंस इन द इंडस्ट्री, particularly between labor and management, that is the employee as well as the employer. So basically यहाँ पे उनके relations को ही बोला गया है, जो employer है and employee है उन्हीं को industrial relation बोला गया है in general terms. Now, these relations are the result of composite attitudes as well as approaches. मतलब ये जो relations इनके बीच में develop होते हैं employer employee के बीच में, वो mainly दो factor पे depend करते हैं। attitude, worker का अपने employer की तरफ attitude कैसा है? अगर उसका एटीट्यूड अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अच्छा तब होगा जब उसको गुड कंडीशंस ऑफ वर्क मिलेंगे, गुड हाई वेजेस मिलेंगे, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिलेगा, एटसेट्रा। तो उसका जो एटीट्यूड होगा अपने एम्प्लॉयर की तरफ वो अच्छा होगा। उसकी अप्रोच क्या है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिमिलरली एम्प्लॉयर का क्या एटीट्यूड है एम्प्लॉय की तरफ, एम्प्लॉयर का क्या अप्रोच है, क्या वो वे क्या वो उनकी ग्रीवांसेस एड्रेस कर रहा है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो अच्छे भी हो सकते हैं और वो बैड भी हो सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होंगे तो क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, जो लेबर है वो पीसफुली काम करेंगे, और जो लेबर है उनका सोशल वेलफेयर भी अच्छा होगा।
सोशल वेलफेयर उनके लिए बेनिफिट्स के लिए फिर एम्प्लॉयर जब देखेगा कि मेरा जो एम्प्लॉई है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, तो स्मूथ रिलेशंस रहेंगे दोनों के बीच में। सो जो एम्प्लॉयर है वो भी सोशल वेलफेयर प्रमोट करेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एंड इंडस्ट्री में भी डेमोक्रेसी चलेगा, सो देयर विल बी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। बट इन केस अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो क्या होगा? जो एम्प्लॉई है वो छोड़ के चला जाएगा, काम ही नहीं करेगा, लेबर टर्नओवर राइज होगा, एब्सेंटिज्म होगा, वो काम पे जाना ही नहीं चाहेगा, बोलेगा मुझे काम नहीं करना है। देन स्ट्राइक्स होंगे, वॉकआउट्स होगा, इनडिसिप्लिन ग्रो होगा, देन डिटोरिएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड स्ट्रेन्ड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी ही नहीं, वो बस अपना किसी भी तरह काम करेगा, एंड जो लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस है वो भी अच्छे नहीं होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। नाउ यहाँ पे दो स्कॉलर के बारे में हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक है वी अग्निहोत्री और एक है टी एन कपूर। तो जो वी अग्निहोत्री जी हैं उन्होंने सिर्फ एक नैरो डेफिनेशन दिया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। उन्होंने सिर्फ दो फैक्टर्स और वी कैन से सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को ही कंसिडर करा है कि उनका ही रोल होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। बट वी नो गवर्नमेंट का भी रोल होता है, गवर्नमेंट किस नजरिए से देख रही है, वो मैनेजर को सपोर्ट कर रही है कि एम्प्लॉय को सपोर्ट कर रही है, ट्रेड यूनियंस का भी रोल होता है। बट वी अग्निहोत्री जी ने बोला है कि जो हमें बस पता होना चाहिए कि है क्या, हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एज वेल एज द मैनेजमेंट, दैट्स द एम्प्लॉयर, एंड इट्स द नैरोअर व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन सिर्फ इसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है। वी हैव मेनी अदर फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लाइक सो ये जो टी एन कपूर है उन्होंने वाइडर डेफिनेशन दिया था, लाइक एटीट्यूड्स, अप्रोचेस, गवर्नमेंट एक्शन, सर्विस कंडीशन, देन कलेक्टिव बार्गेनिंग, वेजेस, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? इज सपोज कोई एम्प्लॉय है, वो अपने मैनेजर के पास गया, उसने एक डिमांड रखी कि मुझे ये इश्यूज हो रहे हैं, तो मेरे को ये प्लीज रिजॉल्व कर दीजिए। तो जो एम्प्लॉयर है वो बोलेगा ये एक ही एम्प्लॉय को हो रहा है, मैं नहीं करूंगा, और अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो एम्प्लॉयर उसको निकाल देगा। बट अगर उसने ये बात अपने कलीग्स को, अपने जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको उनको सबको बताया, 10 लोग हैं उन सबको बताया कि ये इश्यूज चल रहे हैं हमारे, तो वो सब जब मिलके जाएंगे तो एम्प्लॉयर सबको नहीं निकालेगा। सो ये हो जाएगा कलेक्टिव बार्गेनिंग, उनकी बात मानी जाएगी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, मेनली एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। दे आर अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटीट्यूड्स, डिफरेंट अप्रोचेस, एंड यहाँ पे क्या है, अकोमोडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, दोनों के बीच में समझौता होता है एक तरीके से। बोथ पार्टीज डेवलप स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। देन यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में। लाइक टेक्नोलॉजिकल, अगर वो इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी, सो इन दैट केस क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देगा, सो इससे रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, स्ट्रेन्ड होंगे। सो सोशल फैक्टर्स में भी कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही उसने वो टास्क दिया है, मतलब एक तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, इन दैट केस स्ट्रेन रिलेशंस रहेंगे। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन वी हैव दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए जाते हैं, इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, इन सबको देख कर ही बनाए जाते हैं, टू गवर्न द वर्क प्लेस, मेंटेन हार्मोनियस रिलेशंस वाया कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो रूल्स एंड रेगुलेशन भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन प्रमोटिंग, वी कैन से, द गुड कॉर्डियल रिलेशंस। नाउ नेक्स्ट इज दिस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है, ऑल्सो रेगुलेट द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नाउ नेक्स्ट इज दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्कोप क्या है? ये बेसिकली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिलेशन होता है जो कि डेवलप होता है बिटवीन एम्प्लॉयज, अमंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, देन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देन एम्प्लॉय की डिमांड को मीट करने के लिए, अब उनकी जो ग्रीवांसेस है उसको एम्प्लॉयर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास आता है ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन। ट्रेड, अब जो एम्प्लॉयर है
अगर सिर्फ ट्रेड यूनियन ही बना है तो हर बार तो सिर्फ एम्प्लॉय की ही डिमांड होगी, तो एम्प्लॉयर की भी बात रखने के लिए हमारे पास आया एम्प्लॉयर एसोसिएशन. सो द रिलेशन बिटवीन द ट्रेड यूनियन एंड द एम्प्लॉयर एसोसिएशन एज वेल एज द गवर्नमेंट. सो ये इन सब के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है? सबसे पहले तो एम्प्लॉयज इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, द ट्रेड यूनियन, द कोर्ट्स एंड द ट्राइब्यूनल्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स. सो ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं. इंडस्ट्रियल रिलेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही लिखा होता है कि अगर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो आपको कहाँ अप्रोच करना है. देन इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक ILO to promote the harmonious relations between the employees as well as the employers. Now what are the factors affecting the industrial relation? एक तरीके से हम इसे कर चुके हैं, but still इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स लाइक लेबर लॉज, कोड्स, ये सारे इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं. इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब जो कंट्री है वो सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करती है. अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, वेजेस में अगर आप डिस्पैरिटी कर रहे हैं तो वो भी अफेक्ट करती है इंडस्ट्रियल रिलेशन को. सोशल फैक्टर्स, आप कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या फिर कोई दिस सोसाइटल नॉर्म्स हैं, देन जॉइंट फैमिली, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं. साइकोलॉजिकल फैक्टर, दैट्स द एटीट्यूड्स एंड द अप्रोचेस, द परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज द एम्प्लॉयर्स. देन पॉलिटिकल फैक्टर्स की गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, क्या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रही है या फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को ज़्यादा प्रमोट नहीं करी, कैपिटलिस्ट को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रही. तो अगर कैपिटलिस्ट बिहेवियर को प्रमोट करेगी तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी. अगर उसको नहीं प्रमोट करेगी, सोशलिस्ट बिहेवियर अडॉप्ट करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर मैकेनिज्म्स होंगे, इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रमोट नहीं होंगी. ग्लोबल फैक्टर्स. नेक्स्ट इज अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस. These are basically theoretical approaches to industrial relations by different scholars. And ये बहुत ही ज़्यादा important है एग्जाम के लिए. Pluralist approach पे क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में. So in total there are 11 approaches: unitary approach, pluralist, Marxist, the system approach, Oxford approach, industrial sociology approach, social action model, the psychological approach, human relations approach, Giri's approach, the Gandhian approach. So the first approach is unitary approach. नाम से ही लग रहा है unitary means one. Now ये जो approach है कहता है जो organization है it's a one happy family. मतलब पूरी organization को एक happy family बोलता है कि कोई भी conflict वहाँ पे arise नहीं होता है. अगर होते भी हैं तो जो भी conflicts हैं they are just temporary aberrations. And जो conflict arise होते हैं it's because of the problems in management. नाउ ये बोलता है अगर कोऑपरेशन रहेगा तो इट विल बेनिफिट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एज वेल एज द गवर्नमेंट. ये अप्रोच कहता है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का फाउंडेशन है वो किस पे रेस्ट करता है, ऑन द म्यूचुअल कोऑपरेशन, टीम वर्क, शेयर्ड गोल्स एंड सो ऑन. ये जो यूनिटरी अप्रोच है इट हैज अ पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, मतलब अपने आप को एक फादर की तरह ट्रीट करता है यहाँ पे. मतलब ये जो भी एम्प्लॉयर है एंड जो भी वर्कर्स हैं उनके बच्चों की तरह माना जाता है कि फादर और बच्चे में जैसा रिलेशन होता है वैसे ही माना गया है इस अप्रोच में. विच डिमांड्स द लॉयल्टी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज. जिस तरीके से एक बच्चा अपने फादर की तरफ लॉयल रहता है वही यहाँ पे एम्प्लॉयर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लॉयल रहें और एम्प्लॉयर उनकी मतलब उनका जो भी है हर चीज़ का देखभाल करता है, ध्यान रखता है. नाउ अब यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही नहीं रहे और अगर हो भी रहे हैं तो वो मतलब मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट उसको हैंडल कर लेती है. यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि यूनिटरी अप्रोच को एक वन हैप्पी फैमिली बोला गया है. सो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस हैं दीज आर डीम्ड एज अननेसेसरी. हमें तो जरूरत ही नहीं है ट्रेड यूनियंस की, क्योंकि ट्रेड यूनियंस क्या करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में हेल्प करती हैं. बट यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही नहीं रहे तो ट्रेड यूनियंस आर डीम्ड एज अननेसेसरी एज पर दिस यूनिटरी अप्रोच. एंड कॉन्फ्लिक्ट इज परसीव्ड एज डिसरप्टिव. अगर ट्रेड यूनियंस कहीं पे हैं भी तो दीज आर रिकग्नाइज्ड एंड देयर रोल इज टू इंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन. मतलब वैसे तो जरूरत नहीं है बट अगर हैं भी तो उनका क्या रोल रहेगा, टू इंश्योर द प्रॉपर कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज दिस प्लूरलिस्टिक अप्रोच. ये बोलती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, इवन इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स के होते हैं, व्यूज़ के होते हैं, उनका परसेप्शन डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बॉन्डिंग है वो बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं बेस्ड ऑन देयर एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, लीडरशिप, वैल्यूज एट्सेट्रा.
अब अगर इतने सारे ग्रुप बन गए हैं तो हैप्पी फैमिली कैसे रहेगी? सो कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो होके ही रहेगा, ऐसा बोला गया है प्लूरलिस्टिक अप्रोच में। साथ में ये भी बोला गया है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको इरैशनल नहीं बोला, उसको बोला रैशनल। मतलब अगर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स या फिर डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उनके व्यूज, परसेप्शन, उनका जो एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यू सिस्टम, सब कुछ अगर डिफरेंट है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। तो इट्स रैशनल, इट्स नॉट इरैशनल, एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। नाउ अब यहाँ पे मैनेजमेंट का काम क्या है? मतलब उसका फोकस होना चाहिए परसुएशन की तरफ, कोऑर्डिनेशन की तरफ, रादर देन इन्फोर्सिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब उसको ये जो भी है अपनी एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना, या फिर जो भी अगर कुछ ग्रीवांसेस हैं तो उसको अवॉइड करना, किसी भी तरह उसको ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं करना है। उनको कोऑर्डिनेशन से काम करना है, जो भी एम्प्लॉयर है अपनी एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करना है। So trade unions are deemed as legitimate representative of employees. ये जो ट्रेड यूनियन है वो इनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। एंड अगर स्ट्रॉन्ग, अब ये जो अप्रोच है प्लूरलिस्टिक अप्रोच, इसमें बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन इज नॉट ओनली डिजायरेबल बट ऑल्सो नेसेसरी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट्स द मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है इसे बोला गया है रेडिकल भी, मीन्स इट्स ऑल्सो नोन एज रेडिकल अप्रोच और द रेवोल्यूशनरी अप्रोच। ये जो है ये कैपिटलिज्म को ही बोलता है कि कैपिटलिज्म इज द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कैपिटलिज्म क्या बोलता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। सो ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है इसमें ये कैपिटलिज्म को ही यहाँ पे दोषी मान रहा है कि कैपिटलिज्म नहीं होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, बट कैपिटलिज्म है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। लाइक प्लूरलिस्ट, मार्क्सिस्ट ऑल्सो व्यू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट एज इनएविटेबल। सो ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होके रहेगा, वो भी अवॉइड नहीं कर सकते। एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे अराइज होता है बिकॉज ऑफ द डिविजन विद इन द सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है वो हैव्स और हैव नॉट्स में बटी हुई है। हैव्स कौन है? कैपिटलिस्ट, ओनर्स, एम्प्लॉयर्स। एंड हैव नॉट्स कौन है? लेबर्स, वर्कर्स। सो यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? कम से कम वेजेस देते हैं वर्कर्स को, लेबर्स को, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। और अब इसकी वजह से क्या होगा? जब कैपिटलिस्ट अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तो वो रिच हैं और वो और रिच होते जाएंगे। अब ये जो वर्कर्स हैं उनको वो मिनिमम वेजेस दे रहा है, कम से कम वेजेस दे रहा है, तो वो पुअर थे और पुअर ही रहेंगे। एंड ऑल्सो बिलीव दैट, यहाँ पे अब ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ये इसमें भी विश्वास रखता है कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट है वो भी मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को ही सपोर्ट करती है। एंड ये जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच, अब इसने ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है इसने प्लूरलिस्टिक एंड यूनिटरी दोनों को ही बोला कि दोनों ही अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है वो बोलती है कैपिटलिज्म मीन्स इट्स सपोर्टिव ऑफ कैपिटलिज्म, और वो सपोर्टिव ऑफ कैपिटलिज्म है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होके रहेगा। यूनिटरी अप्रोच में इसको भी गलत बोला था, क्योंकि यूनिटरी अप्रोच में बोला था वन हैप्पी फैमिली, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट तो होके ही रहता है। Therefore, labor capital conflict according to this approach can't be solved by bargaining, participation, cooperation. तो ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ये बोलता है ये जो बार्गेनिंग कर रहे हैं ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग या पार्टिसिपेशन, हम लोग एम्प्लॉय का मैनेजमेंट में प्रमोट कर रहे हैं, या फिर अगर हम कोऑपरेशन करें, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। इन सब से जो लेबर कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पे ट्रेड यूनियन के रोल को माना गया है एज अ रिएक्शन टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए कैपिटलिस्ट। मतलब ट्रेड यूनियंस क्या कर रहा है? वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है, उनके लिए ही है, वर्कर्स के लिए ही है। अब वर्कर्स की जो डिमांड है, ग्रीवांसेस है, उनको एम्प्लॉयर के सामने रखता है। सो ये जो जो भी ट्रेड यूनियन यहाँ पे करती है उसको माना गया है कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं तो ट्रेड यूनियन एक्टिव होती है। सो इट्स सीन एज अ एक्सप्लॉयटेशन, इट्स सीन एज अ रिएक्शन टू द एक्सप्लॉयटेशन बाय द कैपिटलिस्ट। और ये ट्रेड यूनियंस को एक वेपन भी माना गया है टू ब्रिंग द रेवोल्यूशनरी सोशल चेंज, क्योंकि ये बहुत सारे मीन्स को अडॉप्ट करती है अपनी डिमांड प्रमोट करने के लिए, स्ट्राइक्स, घेराव, एटसेट्रा। और ये जो व्यू है ये भी बोलती है कि कैपिटलिस्ट की वजह से ही सारी प्रॉब्लम आ रही है, सो वी शुड चेंज और वी शुड एंड दिस कैपिटलिस्टिक सिस्टम टू सर्व दिस पर्पस। अब ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसको चेंज करने के लिए या फिर इसको खत्म करने के लिए क्या बोलती है मार्क्सिस्ट अप्रोच? कोर्सिव पावर्स अडॉप्ट करने चाहिए, स्ट्राइक्स करो, घेराव करो। These are exercised by the laborers or the workers against the capitalist.
सो मार्क्सिस्ट में हमने क्या देखा, वो बोलती है कैपिटलिस्ट को ही खत्म कर दो, हमें कैपिटलिस्ट अप्रोच की वजह से ही सारी चीजें हो रही हैं। सो जो बाकी के अप्रोचेस हैं विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, प्लीज गिव अ पॉजिटिव फीडबैक. थैंक यू.